डियर, आज हमारा कंप्यूटर साइंस का थर्ड लेक्चर है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। लास्ट जो हमारा लेक्चर था प्रोग्रामिंग प्रोसेसेस, उसको ही हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था टेस्टिंग का। टेस्टिंग में हम एरर चेक कर रहे होते हैं, हमारे कोड में जो भी एरर है उसको हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं और रिमूव कर रहे होते हैं। तो एरर डिटेक्शन के हमारे पास बहुत सारे तरीक़ेकार हैं और वो प्रोसेस जिसमें हम एरर को लोकेट कर रहे होते हैं, एरर को तलाश कर रहे होते हैं कि कौन सी जो हमारी लाइन है, कौन सी इंस्ट्रक्शन है उसमें एरर आ रहा है, और फिर हम उसको एरर को डिटेक्ट करने के बाद फिर उसको एलिमिनेट करते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है डिबगिंग। Programming errors are also known as bugs, and the process of locating and eliminating the error is called debugging। मतलब कि जो हमारा प्रोग्रामिंग एरर्स हैं उनको हम बग्स भी बोलते हैं। कि अगर हमारे कोड में कोई भी एरर आ रहा है तो हम बोलते हैं कि इसमें बग है, बहुत सारे बग्स हैं। अब जितने अगर ज़्यादा एरर्स होंगे तो ज़्यादा बग्स होंगे, और एरर को लोकेट करना, एरर को तलाश करना और फिर उस एरर को ख़त्म करना, ये प्रोसेस कहलाता है डिबगिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स आर यूज फॉर फाइंडिंग एरर्स एंड रिमूविंग एरर्स। सम ऑफ देम आर फॉलोइंग। बहुत सारे टूल्स हैं जो प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं अपने कोड में एरर डिटेक्शन के लिए और एरर के रिमूवल के लिए। तो सबसे पहला हमारे पास टूल दिया हुआ है डेस्क चेकिंग। डेस्क चेकिंग क्या होता है? A programmer reads the printout of program and check their syntax, logic and runtime error। मतलब कि प्रोग्रामर जो है वो कोड करता है, कोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलता है पूरी कोडिंग का, और फिर वन बाय वन प्रोग्रामर मैन्युअली अपनी सीट पर रहते हुए उस जो प्रिंट आउट पेपर है उसको चेक करता है और देखता है कि इस कोड में कोई एरर तो नहीं है, कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, कहीं कोई लॉजिक गलत तो नहीं लगा दी है, और कोई रन टाइम पे जाके कोई एरर तो नहीं आता हमारे कोड में। तो वो उसको मैन्युअली प्रोग्रामर प्रिंट आउट को चेक करता है। ये एरर डिटेक्शन का जो मेथड है ये कहलाता है डेस्क चेकिंग। फिर आ जाता है हमारे पास मैनुअल टेस्टिंग विद सैंपल डेटा। मैनुअल टेस्टिंग विद सैंपल डेटा में क्या होता है कि प्रोग्रामर रन्स द प्रोग्राम मैन्युअली, not with a computer। This is called dry run of the program। dry run हम अक्सर करते हैं जब हम कोई भी लॉजिक बनाते हैं या कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि बोर्ड के ऊपर भी जब समझा रहे होते हैं स्टूडेंट्स को तो हम ड्राई रन कर रहे होते हैं। ड्राई रन मतलब कि हम मैन्युअली प्रोग्राम का देख रहे होते हैं कि किस तरीके से हमारा कोड वर्क करेगा, कोड कहाँ से कहाँ जाएगा, किस तरीके से लॉजिक बनेगी, किस तरीके से जो है हमारी पूरी प्रोसेसिंग होगी, और फिर हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। बगैर हम उसको मशीन में रन किए बगैर सिर्फ हम खुद से ही एक सैंपल के तौर पे कोई भी डेटा रखते हैं और अपने पूरे प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं मैन्युअली। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं ड्राई रन। मतलब कि आप उस मशीन में प्रोग्राम को रन करने से पहले खुद ही मैन्युअली पेपर पेन लेकर अपने डेटा को कोई भी एक सैंपल डेटा जो भी आपने इनपुट देना है वो आप इनपुट दें, और फिर उसके बाद प्रोसेस करें कि ये वैल्यू अगर हम प्लस करवा रहे हैं, लाइक के हमने एक फंक्शन बनाया प्लस माइनस का, उसमें दो वेरिएबल्स लिए ए एंड बी, तो हम ए एंड बी की वैल्यू सैंपल डेटा कहलाएगा जो हम खुद से एज्यूम कर लेते हैं। लाइक ए की वैल्यू हमने रख दी 2 और बी की वैल्यू हमने रख दी 5। अब हम क्या करेंगे, जब अपने प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो उसमें हमने लॉजिक लगाई हुई होगी कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू किसी और वेरिएबल में हम डेटा सेव करवा रहे होंगे। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी जब हम कोडिंग करेंगे सी लैंग्वेज पे, जब हम प्रोग्राम्स बना रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और किस तरीके से डेटा जो है दूसरे वेरिएबल में सेव करवाया जाता है।
तो जब हम दोनों वैल्यूज़ को प्लस करवाएंगे तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। 7 की वैल्यू एक नया वेरिएबल हम लेंगे c, उसमें सेव करवा देंगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अभी ड्राई रन कर रहे हैं, मतलब सैंपल का डेटा हमने खुद दिया, अभी कोई मशीन वर्किंग नहीं हो रही, हम खुद से ही अपने डेटा को एक एज्यूम करके उसको कॉपी पे पेंसिल से रन करके देख रहे हैं। तो ये चीज़ कहलाती है ड्राई रन। या फिर मैनुअल टेस्टिंग विद सैंपल डेटा। फिर तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है स्ट्रक्चर वॉक थ्रू। इट इज अ प्रोसेस इन विच अ टीम ऑफ प्रोग्रामर्स रिव्यू, वॉक थ्रू द प्रोग्राम एंड डिस्कस देयर थॉट्स अबाउट। मतलब कि एक प्रोग्रामर्स की पूरी टीम है, एक्सपर्ट्स की टीम है जो कि एप्लीकेशन या किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं। पहले वो लोग क्या करते हैं कि बैठते हैं और अपने पूरे कोड को देखते हैं, उसके बारे में सब अपने अपने रिव्यू देते हैं, सब कोड को चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, लॉजिक कैसी लगाई है, लॉजिक मजीद और जो है लॉजिक को और अच्छे तरीके से कैसे लगाया जा सकता है। तो ये क्या कहलाता है स्ट्रक्चर वॉक थ्रू। ये सब अपने अपने रिव्यूज़ देते हैं और सब उनके रिव्यूज़ के बिहाफ पर फिर प्रोग्राम में मज़ीद और चेंजिंग की जाती है। ये एक कहलाती है टीम डिस्कशन। और टीम डिस्कशन में क्या होता है कि सब जितने भी प्रोग्रामर्स हैं जो जो काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर पे, सब अपनी अपनी थॉट्स को डिस्कस करते हैं और फिर अपने अपने रिव्यूज़ देकर फिर प्रोग्राम को मज़ीद और इन्हेंस करते हैं और उसमें मज़ीद और जो है सिंप्लिसिटी लेकर आते हैं। और कहीं पर भी किसी को लगता है कि लॉजिक यहाँ पे वर्क नहीं करेगी तो उसको चेंजिंग वगैरह करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है कि पहले हमने एरर टेस्टिंग से पहले ही अपने बग्स वगैरह जो है उसको मशीन में जाने से पहले, मशीन टेस्टिंग से पहले ही प्रोग्रामर्स की पूरी टीम बैठ के पहले अपना पूरा वॉक थ्रू करती है, पूरे कोड को देखती है। उसको फिर देखने के बाद वो लोग डिस्कशन करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा आगे प्रोग्रामिंग प्रोसेस, डिबगिंग प्रोसेस अभी हम पढ़ रहे हैं। फिर क्या होगा यहाँ पे नंबर 5 अटेम्प्ट और ट्रांसलेशन। द प्रोग्राम इज रन थ्रू द कंप्यूटर यूजिंग अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन सिंटेक्स एरर आर आइडेंटिफाइड एंड रिव्यूड। अब क्या होगा, अब हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज करेंगे। अब मशीन की तरफ आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे अपने कोड को, प्रोग्राम इज रन थ्रू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को मशीन के थ्रू रन करेंगे अपने पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर के थ्रू। और फिर हम देखेंगे कि हमारे कोड में कोई एरर तो नहीं है। अगर जो एरर्स आ रहे होंगे सिंटैक्स एरर होंगे तो फिर हम वन बाय वन जब हम कोड को रन करेंगे तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है हमें उस लाइन पे लेकर जाएगा जहाँ जहाँ हमारे सिंटैक्स में एरर होंगे। तो फिर हम वन बाय वन एरर को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको रिमूव करते जाएंगे। अगला हमारे पास फिर अटेम्प्ट्स और ट्रांसलेशन के बाद हम आ जाएंगे टेस्टिंग सैंपल डेटा ऑन कंप्यूटर। पहले हमने सैंपल डेटा को मैन्युअली टेस्ट किया था, अब सैंपल डेटा को कंप्यूटर्स पे टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्टिंग होती है, आफ्टर रिमूविंग सिंटैक्स एरर द प्रोग्राम इज टेस्टेड फॉर लॉजिक एरर्स। In this process, sample data is used which tests each program statement. This step is sometimes called alpha testing. अब इसमें क्या होगा कि जब हमने प्रोग्राम को रन कर लिया, रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे हमारे पास जो जो एरर्स है सिंटैक्स में, जो जो हमने मिस्टेक्स करी थी वो तमाम एरर्स रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद अब उस पर हम सैंपल डेटा से मशीन टेस्टिंग करेंगे। अब हम उसी प्रोग्राम को रन करेंगे। अब इस दौरान जो जो हमारे पास एरर्स आएंगे, लॉजिक वगैरह के एरर्स आएंगे, तो वो तमाम एरर्स हमारे जो है उसको हम रिमूव करेंगे। और ये जो हमारा प्रोसेस है सैंपल डेटा के ज़रिए मशीन टेस्टिंग, ये कहलाएगा अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग के बाद फिर हम आ जाएंगे रन रियल वर्ल्ड डेटा। रियल वर्ल्ड डेटा में कैसे आएंगे, आफ्टर अल्फा टेस्टिंग प्रोग्राम इज फॉरवर्डेड टू सेलेक्टेड टीम ऑफ यूजर्स टू टेस्ट इट विद रियल डेटा। दिस इज कॉल्ड बीटा टेस्टिंग। जब हमने प्रोग्राम अपने सैंपल डेटा से मशीन में टेस्ट कर लिया, लॉजिक अपनी पूरी देख ली, उसमें कोई भी एरर्स आए उस लॉजिक को भी जो है ठीक कर लिया,
फिर क्या होगा, अब जो आपका प्रोग्राम है वो जो यूज़र है, मतलब आप किसी एक स्पेसिफाइड कंपनी के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या किसी भी एक स्पेसिफाइड यूज़र के लिए बना रहे हैं, तो अब आप अपना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए यूज़र्स को देंगे और उसी फील्ड से रेलेवेंट जो लोग हैं, मतलब जो कंपनी है उसने जो अपने कुछ टीम बनाई हुई होगी, कुछ लोग बनाए हुए होंगे, तो वो कंपनी वो सॉफ्टवेयर जो है उस टीम को असाइन करेगी और वो टीम के लोग उस सॉफ्टवेयर को अपने अपने पास इंस्टॉल करेंगे और उसको अपने डेटा से, जो रियल वर्ल्ड डेटा है, जिस डेटा पे उन्होंने काम करना है एक्चुअली, उस सॉफ्टवेयर को उस पे वो लोग वर्किंग करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे कि अब जो है सैम्पल डेटा पे तो सही वर्किंग हो रही थी, रियल डेटा पे भी सही वर्किंग हो रही है और एक्चुअल जिस पर्पज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो टारगेट अचीव हो रहा है या नहीं। तो रियल यूजर्स जो हैं रियल वर्ल्ड में उस डेटा के साथ उसको टेस्टिंग करेंगे और ये वाला प्रोसेस कहलाता है बीटा टेस्टिंग। The selected user locate the errors that were not found during regular testing and report them to the company। फिर क्या होगा, जो रेगुलर यूज़र की टेस्टिंग के दौरान भी कोई एरर्स आते हैं तो वो उसको रिपोर्ट करेंगे कहाँ, सॉफ्टवेयर हाउस में, जहाँ पर जिससे भी हमने अपना सॉफ्टवेयर बनवाया है। या सॉफ्टवेयर हाउस अगर कोई बड़ी कंपनी है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस से वो सॉफ्टवेयर बनवा रही है अपना, तो वो उस सॉफ्टवेयर हाउस या सॉफ्टवेयर कंपनी को रिपोर्ट करेगी, बताएगी कि ये एरर्स आ रहे हैं। तो अभी ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या चल रहा है, टेस्टिंग का प्रोसेस चल रहा है कि उसमें हम डिबगिंग कर रहे हैं, कोड में एरर्स चेक कर रहे हैं और एरर्स को रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद जब ये पूरा रियल वर्ल्ड में भी चेक हो गया डेटा, उसके बाद कंपनी सारे एरर्स को रिमूव कर देगी तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च होने से पहले एक और स्टेप होगा हमारा, वो क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंटेशन। अब देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है। डॉक्यूमेंटेशन इज द रिटन डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्रामिंग process या cycle and specific facts about the program। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है कि हमने जो जो वर्किंग करी है उसको हम रिटन जो है डॉक्यूमेंट्स में लिख रहे होते हैं वो तमाम चीज़ें, और उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने जो जिस कंपनी के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया है उसको तमाम जो है डिस्क्रिप्शन, तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो ये कहलाता है डॉक्यूमेंटेशन। Documentation include the nature of problem, a brief description of the program, algorithm, comments, flowchart, listing and testing results। Documentation is not something just done at the end of the programming. It must be carried on throughout all the steps। मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है ये नहीं है कि हम सबसे लास्ट में जब सारा काम हो गया, पूरा सॉफ्टवेयर हमारा लॉन्चिंग कंडीशन में आ गया है कि अब सॉफ्टवेयर उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है और उसको रिलीज़ करना है कंपनी को, जो हमारा यूज़र है उसको देना है, हैंडओवर करना है, तो उसके उस डॉक्यूमेंटेशन जब नहीं होगी। डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट स्टेप से ही स्टार्ट हो जाएगी जब हम अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, जब हम अपने प्लानिंग कर रहे होंगे सोल्यूशन पर, जब आप कोडिंग कर रहे होंगे, तो एक स्टेप में स्टेप बाय स्टेप आपने डॉक्यूमेंटेशन करते जाना है। डॉक्यूमेंटेशन में जो जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो भी लिखा हुआ है कि आपकी जो प्रोग्राम बनाया है उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, आपने जिस प्रॉब्लम के मतलब जिस जो आपका ऑब्जेक्टिव था, जो आपने अचीव किया, जो टारगेट अचीव किया, जिस हवाले से आपने प्रोग्राम बनाया, वो पूरा आपने डिटेल से लिखा हुआ होगा। इसके अलावा एल्गोरिथम्स, फ्लो चार्ट और डायग्राम्स होंगी, डेटा फ्लो डायग्राम्स होती है, लिस्टिंग होती है, और फिर उसके बाद जो जो टेस्टिंग करी है आपने अपने डेटा के ऊपर, सैम्पल डेटा, रियल वर्ल्ड डेटा, उसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो तमाम टेस्टिंग रिजल्ट भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड होते हैं। जब यूनिवर्सिटी लेवल पे हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में हमारा सबसे जो बड़ा हेडेक होता है स्टूडेंट्स के लिए वो होती है डॉक्यूमेंटेशन। और डॉक्यूमेंटेशन ऐसी नहीं होती कि आपने 2-3 पेजेस के ऊपर लिख कर बस डॉक्यूमेंट बना दिए। तकरीबन 200-300 पेजेस की डॉक्यूमेंटेशन होती है जब हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं।
और डॉक्यूमेंटेशन में हम सारी चीज़ें लिख रहे होते हैं। फर्स्ट के हम अपना जो हम बना रहे हैं एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर उसका हम ओवरव्यू देंगे। ओवरव्यू देने के बाद इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर उसके ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, उसका स्कोप लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और तमाम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने के बाद आगे बढ़ते हैं। फिर उसका एल्गोरिथम पूरा होता है। एल्गोरिथम जब आप पूरी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे होंगे फिर एल्गोरिथम भी उसका तकरीबन 4-5 पेजेस के ऊपर बन रहा होता है। फिर उसके बाद उसका फ्लो चार्ट होता है, फिर उसकी डेटा फ्लो डायग्राम होती है, फिर उसके बाद उसकी लिस्टिंग्स होती है, फिर टेस्टिंग के रिजल्ट होते हैं। जितनी मरतबा टेस्टिंग करिए हर मरतबा एरर्स आएंगे, किस तरीके से एरर को रिमूव करा, फिर टेस्टिंग करी, वो सारी चीज़ें। फिर जब आपने यूज़र को डेटा दिया तो यूज़र की तरफ से जो जो एरर्स आए कौन कौन से एरर्स को रिमूव करें। तो इन तमाम चीज़ों से आप जब आप रिलीज़ करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, तो जब हैंड ओवर होता है आपके कस्टमर के पास सॉफ्टवेयर, तो उसको पता होता है कि ये चीज़ें जो हैं पहले से डिटेक्ट हो चुकी हैं और इन पर काम हो चुका है, ये तमाम एरर्स रिमूव हो चुके हैं। तो जब उसी से रेलेवेंट कोई मसला आता है तो कंपनी या कोई भी प्रोग्रामर जो काम कर रहा है उसको डॉक्यूमेंटेशन को समझने में, प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने में और सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करने में मज़ीद और आसानी होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन इज आल्सो एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग प्रोसेस और एनी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। Documentation is important for these people: यूज़र्स, ऑपरेटर्स और प्रोग्रामर्स। यूज़र्स मतलब जो हमारा कस्टमर है जो यूज़ कर रहा है इस सॉफ्टवेयर को, उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ें देख के उसके एक प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेगा सॉफ्टवेयर को। ऑपरेटर्स होते हैं उनके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन इम्पॉर्टेंट है। और प्रोग्रामर्स के लिए भी, क्योंकि प्रोग्रामिंग किसी और ने करी है। अगर मीनवाइल काफ़ी अर्से के बाद जो है आपके सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में कोई बग्स आ जाते हैं, एरर्स आ जाते हैं या कहीं कोई मसला होता है, तो कोई अगर दूसरा प्रोग्रामर देखेगा तो वो डॉक्यूमेंटेशन देखेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब आप कोडिंग करते हैं तो वो कोडिंग हर कोई अपने मुताबिक कर रहा होता है। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स कोडिंग होती है कि कोड को समझ कर अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है कि किस तरीके से फ्लो चल रहा है। तो क्या होता है कि हम पूरी जो है डॉक्यूमेंटेशन बना कर देते हैं। कोई भी प्रोग्रामर या कोई दूसरा बंदा आता है तो वो डॉक्यूमेंट्स देखकर समझ जाता है कि इस तरीके से इसका फ्लो है, फिर वो कहीं पर भी एरर हो या कुछ एडिशन करना हो, मज़ीद और जो है फंक्शंस ऐड करने में, तो वो आसानी से वर्किंग कर सकता है। अब हमारा जो प्रोग्रामिंग प्रोसेस का टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। डॉक्यूमेंटेशन लास्ट स्टेप था, डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे। डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही अब आपका सॉफ्टवेयर जो है वो रिलीज़ हो जाएगा और आप हमारा जो प्रोग्रामिंग प्रोसेस है एक सॉफ्टवेयर बनाने का जो वर्किंग साइकिल है ये बिल्कुल हमारा यहाँ पर एंड हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंग्वेजेस। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब एक दूसरे को आपस में बात करने के लिए जो भी हम मीडियम यूज़ करेंगे वो लैंग्वेज कहलाता है। लैंग्वेज इशारों की भी ज़बान भी होती है। लैंग्वेज जो है आपकी वैसे नहीं होती कि स्पीक वॉइस से भी आप बात कर सकते हैं, आप इशारों से भी बात कर सकते हैं। तो लैंग्वेज इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली होती क्या है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ सिंबल्स, रूल ऑफ सिंटैक्स, सिमेंटिक बोलते हैं कि कोई भी सिंबल है और उसको हमने कोई स्पेसिफाइड मीनिंग दे दी, उसका कोई स्पेसिफाइड टास्क दे दिया और वो सिंबल उस टास्क के लिए यूज होती है। अनलाइक ह्यूमन लैंग्वेज इट हैज़ लिमिटेड वोकैबुलरीज। हमारी जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है उसमें तो इनॉर्मियस ईडियम्स भी हैं, स्पेशल वर्ड्स भी हैं और फिर अपोजिट्स भी है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसकी बहुत लिमिटेड वोकैबुलरी होती है, वेरी स्पेसिफिक फंक्शंस। द ओनली पर्पस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हम कंप्यूटर के प्रोग्राम्स बना सकें।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ की जाती है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। मशीन लैंग्वेज पे काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो प्रोग्रामर्स ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन्वेंट करी, उनके थ्रू जो है हम आसानी से कंप्यूटर से बातचीत कर सकते हैं। More than 100 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर एग्जिस्ट। 100 से ज़्यादा जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो मौजूद हैं। एंड एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स स्पेसिफिक पर्पस। और हर लैंग्वेज जो है उसका एक खास मकसद है, एक खास पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। Program must be translated into machine language before it can execute it. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम काम सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करने के लिए करते हैं, लेकिन मशीन जो है हमारी वो अंडरस्टैंड करती है सिर्फ मशीन लैंग्वेज को, 0-1 को। तो जो आपके प्रोग्राम, जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो लाजमी तौर पर मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होते हैं, लेकिन जो हम कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए हमने एक मीडियम बनाया हुआ है और वो मीडियम कहलाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट वन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम ओपी बोलते हैं, विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वीपीएल का, इसको हम वीपीएल बोलते हैं। ये तीनों जो है टाइप, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली टाइप है आपकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? Procedural programming uses a list of instructions to tell the computer what to do step by step. Procedural programming लैंग्वेज ये है कि वो इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को रीड करती है और स्टेप बाय स्टेप वर्किंग कर रही होती है, लाइन बाय लाइन वर्किंग कर रही होती है। मोस्ट ऑफ द अर्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर ऑल प्रोसीजरल। जितनी भी हमारे पास पिछले ज़माने में लैंग्वेज इन्वेंट हुई हैं वो तमाम जो है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंक्लूड फोर्टान, कोबोल एंड सी, विच हैव बीन अराउंड सिंस 1960s एंड 70s। 1960 और 70 के अराउंड में जो लैंग्वेजेस इन्वेंट हुई हैं वो सारी क्या थी? प्रोसीजरल लैंग्वेज थी। उस दौरान जो है उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बीपीएल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसे जैसे जिद्दत आती गई तो नई नई टेक्नोलॉजीज आती गई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी डिफरेंट टाइप्स जो है वो इन्वेंट होती गई। अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हमारे पास फोर्टान, कोबोल, जो बेसिक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस समझी जाती हैं। अब इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं ये क्या होती है। Some popular procedural programming languages are described below. Number 1, Fortran, the language of mathematics. Fortran is extensively used in numerical, scientific and computing. It is developed by IBM in 1954 and was the first high-level language. सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी हमारे पास फर्टान, और फर्टान IBM कंपनी जो है अमेरिका की IT कंपनी, हार्डवेयर कंपनी, उसने सबसे पहले डेवलप करी थी फर्टान 1954 में। It has a strong user base with scientific programmers and is also used in organizations such as weather forecasts, फाइनेंशियल ट्रेडिंग एंड इन इंजीनियरिंग सिमुलेशंस। फोर्टान लैंग्वेज जो है ज़्यादा न्यूमेरिकल और साइंटिफिक कंप्यूटिंग्स के ऊपर वर्क करती थी, और ये लैंग्वेज जो है ज़्यादातर अभी भी यूज़ की जाती है, साइंटिफिक प्रोग्रामर्स वगैरह यूज़ करते हैं। जब बेसिकली हम बात कर रहे हैं फोर्टान वगैरह, ये सारी लैंग्वेजेस जो है इतना यूज़ में नहीं है, इतना किसी को इनके नेम्स भी नहीं पता। ये बहुत जो है अर्ली जब लैंग्वेजेस इन्वेंट हुई थी उस दौरान ये सारी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, और इनका सिंटैक्स भी ऐसे इतना मुश्किल था कि इसको नॉर्मली जो है समझना और इस पर काम करना ये एक बहुत ही बड़ा मुश्किल टास्क था।
डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इसके डिसएडवांटेजेस पे बात करेंगे, क्योंकि ये लैंग्वेजेस जो है वो इतना यूज़ नहीं होती। इट कैन नॉट हैंडल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस टू स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट जो हम ऑपरेशंस करते हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस में सेव नहीं कर सकती, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। फोर्टॉन हो गई, और भी जो 90s 50s में 60s में और 70s में जो लैंग्वेजेस वगैरह इन्वेंट हुई वो इतनी ज़्यादा अब यूज़ नहीं की जाती, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और नई नई हमारे पास जो है लैंग्वेजेस आ गई हैं, ह्यूमन फ्रेंडली है। ये लैंग्वेजेस जब यूज़ की जाती थी उस ज़माने में, जब नई नई लैंग्वेजेस आई थी, लेकिन अब जो लैंग्वेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली है। तो वो लैंग्वेजेस उनके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा आसान है बनस्बत के जो हमारे पास ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। और फिर टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी नई नई जो है वो आ गई है हमारे पास प्रोसीजर और टाइप, जो कि हम नई लैंग्वेज पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ नॉट एज ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। और इसको रीड करना, जो फोर्टान लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ होता है उसको रीड करना और उसको समझना भी इतना आसान टास्क नहीं होता। ये भी इसके ड्रॉबैक्स में आता है, डिसएडवांटेजेस में आता है कि एक कॉम्प्लेक्स कोडिंग होती थी, कोडिंग भी इतनी ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होती थी कि आसानी से जो है रीड किया जा सके और आसानी से उसको हम समझ कर उस पर काम कर सकें। एक और हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो है कोबोल, द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कोबोल स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1960s बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस टू डेवलप अ लैंग्वेज फॉर बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। बिजनेस का जो डेटा था उसकी प्रोसेसिंग के लिए यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट था, उन्होंने एक लैंग्वेज इन्वेंट करी, उसको नाम दिया कोबोल। कोबोल इज यूज फॉर राइटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड वी कैन नॉट यूज इट टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे अलग होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन जिनका एक खास पर्पज होता है और जो सिस्टम के अलावा वर्किंग कर रहे होते हैं, और स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर के अलावा। एप्लीकेशन और सिस्टम को भी हम आगे चल के देखेंगे मजीद। लाइक कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ड्राइवर्स होते हैं सिस्टम सपोर्टेड ड्राइवर्स, वो सारी चीज़ें। और जो एप्लीकेशंस होती है जैसे हमारी स्पिड MS वर्ड है, MS ऑफिस है, और आपकी जो इलिस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, ग्राफिक्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनका ये खास पर्पस होता है, जिनका कंप्यूटर के सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होता। कि ऐसा नहीं है कि ये वो सिस्टम के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, सिस्टम पे रिलाई कर रहे हैं। द एप्लीकेशन लाइक दोज इन डिफेंस डोमेन, इंश्योरेंस डोमेन एक्सेट्रा। एप्लीकेशन भी ऐसी एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होती थी जो कि डिफेंस के डोमेन में आती थी और जो कि इंश्योरेंस के डोमेन में आती थी, लाइक के पेरोल वगैरह बनाना, वो सारी चीज़ें जो एक बिजनेस के लिहाज से बनाई जाती थी एप्लीकेशन, उसके लिए कोबोल को इन्वेंट किया गया था। विच रिक्वायर्स ह्यूज डेटा प्रोसेसिंग मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ कोबोल। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कोबोल के। कोबोल के डिसएडवांटेजेस क्या आते हैं कि इट इज़ वर्डी, इसमें बहुत ज़्यादा ये ऐसी थी कि जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं तो इसी तरीके से कोबोल लैंग्वेज भी थी। तो कोबोल बहुत ज़्यादा इसमें वर्डिंग इस्तेमाल होती थी और बहुत ज़्यादा वर्डिंग इस्तेमाल होने की वजह से बहुत ज़्यादा ये हैवी हो जाता है प्रोसेस, और फिर हमारा प्रोसेसर की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती थी इसके वर्डी होने की वजह से, क्योंकि हमें तो प्रोसेसिंग स्पीड भी ज़्यादा चाहिए कि जल्दी जल्दी जो है हमारी कमांड्स प्रोसेस हों और फ़ौरन से जो है हमारे पास रिजल्ट प्रोड्यूस हो। इट कैन नॉट हैंडल मैथमेटिकल प्रोसेसिंग। मैथमेटिकल डेटा जो था वो उसको प्रोसेस नहीं कर सकती, ये भी जो है कोबोल लैंग्वेज का एक डिसएडवांटेज था। तो
कोबोल लैंग्वेज भी आजकल के ज़माने में इतनी यूज़ नहीं की जाती, और कोबोल का नाम भी आप लोगों ने तो फर्स्ट टाइम ही सुना होगा, फोर्टान कोबोल, क्योंकि आजकल तो C#, .NET, MVC, HTML, CSS, ये सारी चीज़ें, ये सब तमाम लैंग्वेज जो है ये ही इनकी ज़्यादातर यूज़ होती है। तो मज़ीद प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं जो आपके कोर्स में दी हुई हैं, जो बेसिक थी प्रोसीजरल लैंग्वेज जो सबसे पहले इन्वेंट हुई थी, तो हम उनको देखेंगे, उनको मज़ीद और डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। ये जो तमाम चीज़ें लैंग्वेजेस वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ये इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। इसका एग्ज़ाम रेलेवेंट नहीं है, लेकिन हाँ इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करने का है कि आप लोगों ने इसको तरीके से समझें और इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखें। आप लोगों को एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स तमाम जो है बेसिक प्रोग्रामिंग का और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से पता होना चाहिए। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर स्टॉप होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे, और हमारे कोर्स का जो टारगेट है C लैंग्वेज, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह फर्स्ट लेक्चर जो है, फर्स्ट चैप्टर हमारा, उसको वाइंड अप करेंगे, फिर हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।